अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। राब्ते हो गए नाकाम, तरला मिन्नत काम नहीं आए और फिर इमरान खान साहब दोबारा तू तड़ा पर उतर आए हैं। धमकियां देना शुरू हुए हैं इस्टेब्लिशमेंट को, अपोजिशन को, यानी उनकी जो अपोजिशन है उनको तो धमकियां दे ही रहे थे, अदलिया के ऊपर दबाव डाल ही रहे थे, इलेक्शन कमीशन को गालम गलोच कर ही रहे थे। मगर आपने देखा होगा कि कुछ अरसे से इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के किरदारों की तरफ कोई उंगली नहीं उठा रहे थे। लेकिन अब फिर इमरान खान साहब कहना शुरू हो गए हैं कि मैं बेनकाब कर दूंगा उन किरदारों को जिन्होंने मेरे ख़िलाफ़ बंद कमरे में बैठकर साजिश की और मुझे नाअहल करवाने का मंसूबा बनाया। और एक और मंसूबा इमरान खान साहब ने दे दिया है, पाकिस्तान में 37 सूबे बनाने का। 37 सूबे, इस वक्त पाकिस्तान में 4 सूबे हैं और उसके अलावा पाकिस्तान के 2 और यूनिट्स हैं। तो सबको मिलाकर आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, इन सब को 37 हिस्सों में तकसीम करने का इमरान खान साहब ने मंसूबा दिया है। और इमरान खान साहब तोशाखाना के मामले से भी बहुत खूबसूरत अंदाज में भागने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें उनको लग रहा है कि उनकी नाअहली पक्की है। तोशाखाना का मामला है तो इन अदालत का मामला है तो इन इलेक्शन कमीशन का मामला है। ये सारे मामलात मिलाकर अब इमरान खान साहब को मजबूर कर रहे हैं कि वो प्रेशर दोबारा बढ़ाएं। हुआ ये जनाब कि कल इमरान खान साहब ने सरगोदा में 2 तकरीबों से ख़िताब किया। एक तो बार से ख़िताब किया, सरगोदा बार से, और उसके बाद इमरान खान साहब ने ख़िताब किया सरगोदा में जलसे से। अच्छा खासा जलसा था, अच्छा क्राउड था स्टेडियम में, और उसमें इमरान खान साहब ने जो है वो न्यूट्रल की रट तो नहीं लगाई, लेकिन इमरान खान साहब ने दोबारा इस्टेब्लिशमेंट को ललकारा, धमकियां लगाई या ब्लैकमेल करने की कोशिश की, जो भी कह दीजिए। अब ये दोबारा का लफ्ज़ मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि बीच में इमरान खान साहब ने कोशिशें शुरू कर दी हुई थी। इमरान खान साहब के लोगों ने, इमरान खान साहब ने पैगाम भेजना शुरू कर दिए हुए थे बाकायदा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ। उन्होंने जलसों में, तकरीरों में भी कह दिया था कि चले गलतियाँ हो गई, हो जाती हैं, आपसे भी हुई, मुझसे भी हुई, बैठ जाएँ, दोबारा बैठ जाते हैं। ये चोरों के हवाले मुल्क क्यों कर दिया है, मुझे वापस ले आएँ। फवाद चौधरी साहब ने तो कई बार कह दिया कि जी ये जो है वो गलतियां तो इंसानों से होती हैं, हमने भी की हैं, तो इस पर हम अपना नज़रसानी करें, एस्टेब्लिशमेंट भी अपने रवैये पर करे और हम भी कर लेते हैं। परवेज़ इलाही साहब को बीच में डाला गया। सारी कोशिशें इमरान खान साहब करते रहे। उससे पहले 27 मार्च से लेकर इमरान खान साहब शुरू हुए थे, बल्कि उससे भी कुछ थोड़ा पहले शुरू हुए थे, अपना इशारों में, बंद कमरों में जो सहाफ़ियों के साथ गपशप कर रहे थे, तो उसमें वो नाम ले रहे होते थे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का और दीगर फ़ौजी हुकाम का नाम लेते थे। वो ये बता रहे होते थे कि जी मुझे इन्होंने बेखबर रख के मेरी हुकूमत गिरवाई। यानी मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती थी, मैं कहता था कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, और वो कहते थे कि नहीं, कोई ऐसी साजिश नहीं हो रही, अगर हो भी रही है तो हम उसको हैंडल कर लेंगे, टैकल कर लेंगे, आपकी हुकूमत नहीं जाने देंगे। ये इमरान खान साहब ने बंद कमरों में तो बातें की। लेकिन जब अपोजिशन ने उस वक्त मार्च में अपना नंबर शो कर दिया था, तो उसके बाद इमरान खान साहब ने कहना शुरू कर दिया था कि जी ये जो न्यूट्रल है, इनको न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए। फिर न्यूट्रल को जानवर भी कहा, फिर ललकारा भी, और कई बार। और फिर जब हुकूमत गई तो फिर इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा कि खान साहब ने कहा था कि जी मुझे कत्ल करने की भी साजिश की जा रही है, अगर मुझे कुछ हुआ तो फिर मैंने एक वीडियो टेप बनवा कर रख दी है, और फिर जब मुझे कुछ होगा तो फिर वो मंजर आम पर आएगी। कल इमरान खान साहब ने ये वीडियो टेप वाली बात दोबारा की, और कल इमरान खान साहब ने कहा कि 4 लोग हैं, 4 किरदार हैं जिन्होंने बंद कमरों में जो है ये मंसूबा बनाया मुझे नाअहल करने का, और फिर अपने पालतू चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़रिए मुझे नाअहल करवाने जा रहे हैं। अब जो कहानी है वो ये है, जो कई बार हम गुजारिश भी कर चुके हुए हैं, वो ये कि इमरान खान साहब ने जब ये धमकियाँ शमकियाँ लगाई थी, तड़ियाँ शड़ियाँ लगाई थी इस्टेब्लिशमेंट को, तो उस वक्त इमरान खान साहब को समझाया भी गया था और इमरान खान साहब को अंदाज़ा भी हो गया था कि नहीं, मामला इस तरह नहीं चलेगा। फिर शहबाज गिल साहब की गिरफ़्तारी भी हो गई। उस गिरफ़्तारी से पहले इमरान खान साहब पर मुकदमा भी बनना शुरू हो गए। तो खान साहब ने अपने उन लोगों को मुतहरिक कर लिया जो इमरान खान साहब की नज़र में, या वाक़ियतन जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब थे, जो GHQ के करीब थे, जिनकी GHQ में जो है वो आवत जावत लगी रहती है। पहले शेख रशीद साहब कहते थे कि मैं करवा दूंगा, मैंने खान को कहा है कि जी मैं जो है वो आपके मामला ठीक करवा सकता हूँ। तो शेख रशीद साहब को तो खैर उन्होंने फिर बाद में खुद एतराफ़ किया शेख साहब ने कि जी मेरे तो अब दरवाजे बंद हैं, ना मुझे वो पूछ रहे हैं या ना मुझे पूछ रहे हैं अपना इमरान खान साहब। तो शेख रशीद साहब तो खैर वो तो एवं ही अपना
मारते रहते हैं शेखियाँ, लेकिन शेख रशीद साहब का कोई इतने इस लेवल के मामला शेख साहब के नहीं हैं कि शेख साहब जो है वो इमरान खान साहब जिस नहज पर अपना कशीदगी लेकर आ गए थे, ख़ास तौर पर अक्टूबर की जो DGISI के तबादले का मामला था, उस वक्त से जो शेख साहब जहां मामला लेकर आए, अपना इमरान खान साहब लेकर आए थे, तो शेख रशीद साहब के बस में मामला नहीं थे। शेख साहब उस तरह के मामलात में कोई किरदार अदा नहीं कर सकते थे। एक सीट वाले शेख रशीद साहब, वो भी मांगे तांगे की सीट, पता है उनको कि वो कैसे उनको मिलती है, लिहाजा शेख साहब आकर मीडिया में ज़रूर ये बावर कराते थे कि जी मैं गेट नंबर 4 का और मैं ऐसा मैं वैसा, लेकिन इस तरह की सूरत हाल थी नहीं। इसलिए खान साहब को भी पता था कि शेख रशीद साहब उनके जलसे में आकर जिस तरह अबरारुल हक गाना गाता है, जिस तरह वो क्या नाम है उनका, वो जो वो फ्रेंच दाढ़ी वाले जो सिंगर हैं सलमान जिस तरह आकर गाना गाकर वहाँ पर लोगों का लहू गरमाते हैं, जिस तरह और इसी तरह के लोग आकर इमरान खान साहब के जलसे को ज़रा रौनक बख्शते हैं, तो शेख रशीद साहब रौनक बख्शने के लिए इमरान खान साहब के जलसों में ज़रूर होते हैं। स्टार्टर होता है ना, खान साहब से पहले, इमरान खान साहब की तकरीर से पहले लोगों को ज़रा करना होता है, वार्म अप करना होता है, तो वार्म अप करने के लिए स्टार्टर के तौर पर शेख रशीद साहब की तकरीर करवाई जाती थी। इससे ज़्यादा शेख रशीद साहब का कोई किरदार नहीं था इमरान खान साहब के इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान मामलात में। जब ख़राब नहीं हुए थे तो उस वक्त तो फिर ज़रूरत भी नहीं थी। उस वक्त तो ये होता था कि इमरान खान साहब कुछ छोटा सा काम भी पड़ता था तो वो कहते थे जी फ़लाँ जनरल साहब को कह दे वो करवा देगा। तो खान साहब के उस वक्त जब मामलात अच्छे थे तब तो ये था, और जब ख़राब हुए तो फिर इमरान खान साहब को कोई पूछता नहीं था। तो जब कोई पूछता ही नहीं था, बल्कि जब ठुकरा दिए गए इमरान खान साहब या इमरान खान साहब के हाथ उठा लिया गया उनके सर से, तो उसके बाद फिर शेख रशीद साहब तो खैर किसी खाते में नहीं आते, लेकिन बाकी जो लोग जो वाक़तन जिनकी बात सुनी जाती थी, जिनकी बात मानी जाती थी या जिनको से गिला शिकवा किया जाता था, वो कोशिशें करते रहे। तहरीक अदम एतमाद से पहले फवाद चौधरी, असद उमर और परवेज़ खटक साहब और इस तरह के कुछ लोग जो है वो आते जाते रहे। जब अक्टूबर वाला मामला हुआ था DGISI के तबादले वाला, उस वक्त भी जो तनाव हुआ था, उस वक्त भी फवाद चौधरी साहब कोशिशें करते रहे थे। फवाद चौधरी, असद उमर और परवेज़ खटक, ये 3 वज़ीरों का ग्रुप था। वो जो है सुबह सुबह उठकर पहला काम ये करते थे कि जाके कोशिश करते थे कि मामला ठीक करें, क्योंकि इमरान खान साहब सुबह उठते नहीं थे, इसलिए वो पहले उधर जाते थे, उसके बाद बनीगाला जाते थे या वज़ीर आज़म हाउस जाते थे। तो ये लोग तो कोशिश करते रहे थे शुरू से, आगाज़ से ही। तहरीक अदम एतमाद के टाइम पर भी इन्होंने ही कोशिश की, बल्कि इमरान खान साहब ने वज़ीर दिफा अपने परवेज़ खटक के ज़रिए ही DGISI और आर्मी चीफ़ को कहा था कि जी मामला देख लें, बहुत आगे बढ़ गए हुए हैं, आप ज़रा कोई सालिस का किरदार अदा करें और तहरीक अदम एतमाद के इस मामले से मुझे बचाएं। और फिर उसके बाद कोई ऑप्शन तो उन्होंने अपना DGISI और आर्मी चीफ़ ने जब डिस्कशन किया था इमरान खान से, ये बात DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की हुई है, उन्होंने उनके सामने जो ऑप्शन डिस्कस हुए थे, बैठकर मीटिंग में होते हैं ना, कोई उधर से आए कोई उधर से ऑप्शंस आए, तो ऑप्शंस आए थे कि जी इमरान खान साहब तहरीक अदम एतमाद का सामना करें या फिर आप रिज़ाइन कर जाएं और फिर अपोजिशन को कह दें कि तहरीक अदम एतमाद वापस ले लें, और मतलब इस तरह के कोई 3 ऑप्शंस थे, और आप वो वापस ले लें, आप रिज़ाइन करें और असम्बलियाँ तोड़कर इंतखाबात करवाएं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जी असम्बलियाँ तोड़कर इंतखाबात करवाने पर आमादा हूँ मैं। उस वक्त भी खान साहब जो हैं वो कोशिश कर रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनके लिए काम करे, उनके लिए अपना किरदार अदा करे। उस वक्त तक इमरान खान साहब थोड़ा बहुत इस्टेब्लिशमेंट में उनके जो मामला ख़राब हुए थे 6 अक्टूबर वाले, वो इमरान खान साहब ने कोशिश की थी कि बेहतर हो जाए, लेकिन उस वक्त ये चीज़ ज़रूर हुई थी कि खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट ने ये मदद नहीं दी थी, फ़ौज ने ये मदद नहीं दी थी कि अपोजिशन को या फिर इमरान खान से इत्तेहाद तोड़ने वाले उनके इत्तेहादियों को ज़बरदस्ती मनवा कर बिठा दे कि नहीं जी आपने इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ना, ये सूरत हाल नहीं थी। लेकिन बहरहाल वो लोग जो परवेज़ खटक और फवाद चौधरी और फिर फैसल वोडा, ये वो किरदार हैं जो आखिरी वक्त तक पिछले दिनों कोशिश करते रहे कि इमरान खान साहब की सुलह करवाई जाए, इमरान खान साहब के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर पैदा किया जाए। इसके लिए इमरान खान साहब को कहा गया कि जी आपने कोई, अब वो जो न्यूट्रल का आप राग अलापते हैं वो आपने बंद करना होगा। एक बंद कमरे की मीटिंग में फैसल वोडा और परवेज़ खटक ने इमरान खान पर ठीक ठाक चढ़ाई की थी कि हम जाते हैं, हम थोड़े से मामला ठीक करके आते हैं, आप दोबारा कोई गंद कर देते हैं, आप अगर चुप नहीं करेंगे तो हम मामला ठीक नहीं कर सकेंगे। वो चुप इमरान खान साहब को करवाने की कोशिश की गई, लेकिन इमरान खान साहब अगर सीधी बात नहीं करते थे तो कोई पुट्ठी बात कर देते थे। पुट्ठी से मुराद वो वाली पुट्ठी, पंजाबी वाली पुट्ठी नहीं, उल्टी, कोई ऐसी वो क्या होता है, लगी लिपटी,
वो कोई बंद बंद रुमाल में लपेट कर जो बात की जाती है, इशारे किनाइयों में, हाँ इशारे किनाइयों में बात कर देते थे खान साहब। तो उसमें ये होता था कि उनकी सारी कोशिशें हो जाती थी रायगा। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा कि साड़ी तौबा होगी भाई खान साहब, ताड़े मामला असी ठीक नहीं कर सकते। परवेज़ इलाही साहब को इमरान खान साहब ने वज़ीर आला बनाए इस चक्कर में कि यार वो तो कहते हैं कि जी हमारा तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ चोली दामन का साथ है। तो वहाँ पर भी परवेज़ इलाही साहब को कहा गया कि जी आप कोशिशें करें। मोनिस इलाही साहब जो अब इस वक्त ज़्यादा मुतहरिक मोनिस इलाही साहब हैं, जिन्होंने ऑन रिकॉर्ड हैं जावेद चौधरी के साथ, जो आर्टिकल की शक्ल में उनकी गुफ्तगू छपी, उसमें उन्होंने कहा कि जी मैं इमरान खान साहब को और आर्मी चीफ साहब को मैंने कहा है कि जी आप अकेले बैठ जाएं, आपस में सारे गिले शिकवे ख़त्म हो जाएंगे, कोई तीसरा फरीक ना हो। तो उन्होंने कहा आपने आर्मी चीफ साहब को मशवरा दिया? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, उनके साथ मेरी मुलाकात हुई है, मैंने उनको मशवरा दिया है और इमरान खान साहब को भी दिया है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी चीज़ हुई नहीं। इसका मतलब ये है कि मोनिस इलाही साहब जो कोशिशें कर रहे थे वो भी रायगां गई। अब परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब को, आज बल्कि गुजरात में भी जलसा है, तो परवेज़ इलाही साहब और मोनिस इलाही साहब कोशिश ये कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के मामला कुछ बेहतर हो, ना भी हो तो कम से कम इमरान खान साहब को इसी दिलासे पे, इसी आसरे पे रखेंगे जी हम आपके मामला ठीक करवा लेंगे। आपको याद होगा कि लाहौर का जो जलसा हुआ था, उस जलसे में परवेज़ इलाही साहब ने कहा था कि जी इमरान खान साहब के इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला ठीक हो गए, अब हुकूमत इस गलत फहमी में ना रहे, इमरान खान साहब के इस्टेब्लिशमेंट के मामला जो ख़राब थोड़े बहुत गलत फहमियाँ हुई थी वो दूर हो गई, परवेज़ इलाही साहब का कहना था। लेकिन उस दौरान इमरान खान साहब ने न्यूट्रल वगैरह का राग नहीं आलापा। उस दौरान इमरान खान साहब का पूरा फोकस इलेक्शन कमीशन के ऊपर था, अदलिया के ऊपर था। लेकिन कल जब इमरान खान साहब ने खिताब किया सरगोदा में, तो फिर इमरान खान साहब ने दोबारा वो अपना जो पुराना उनका बयानिया था कि जी मेरे ख़िलाफ़ एक साजिश की गई है बंद कमरे में, और वो साजिश 4 किरदारों ने की है। एक साजिश अमेरिका से हुई, उसके पाकिस्तान के अंदर किरदार थे साजिश में, एक तो थे ना वो जो ये चोर जिनको कहते हैं डाकू, आसिफ जरदारी, नवाज़ शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ, ये थे उसमें किरदार थे, इनको इस्तेमाल किया गया। साजिश अमेरिका की थी, पाकिस्तान में साजिश को के हैंडलर्स कोई और थे, तो उनके लिए वो कह रहे हैं कि जी मैं उनके नाम जो है वो मैंने रिकॉर्ड कर ली हुई वीडियो, और वो पुरानी बातें हैं जो कह रहे हैं, लेकिन दोबारा उन्होंने रिपीट की है। अब रिपीट करने का मकसद क्या है? बेसिकली इमरान खान साहब ने जो कोशिशें की, जो मैंने गुजारिश की, वो सारी हो गई नाकाम। तो नाकाम होने के बाद अब दोबारा इमरान खान साहब उनकी तरफ धमकी आमेज़ अंदाज में बात करना शुरू हो गए हैं कि जी अब मैं आप लोगों को करूँगा बेनकाब, क्योंकि खान साहब के ख़िलाफ़ तेज़ी के साथ खान साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जो हैं वो चल रही हैं। अभी मतलब देखें ना आप, इस तरह आपने कभी नहीं देखा होगा इमरान खान साहब के मामले में। बाकी हमारी जो पुरानी पार्टियाँ हैं वो तो भुगतती रहती हैं, सुबह एक अदालत, दोपहर एक अदालत, शाम को एक अदालत। ये भी नहीं, सुबह कराची में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, सुबह कराची में, दोपहर को लाहौर में, और सपहर को यानी आखिरी टाइम पे पिंडी की अदालत, इस्लामाबाद की अदालत। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, आसिफ जरदारी को एक ही दिन में तीनों अलग अलग यानी 2 सूबे और तीसरा वफाकी दारुल हुकूमत, उनको इस तरह मुकदमात भुगतने पड़ते थे। फिर नवाज़ शरीफ साहब का टाइम आया तो नवाज़ शरीफ साहब को रोज़ाना एक अदालत भुगतना पड़ती थी। तो अब खान साहब के साथ हो रहा है कि इमरान खान साहब कल थे उसमें दहशतगर्दी की अदालत में, उससे एक दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे, उससे पहले उनका मामला इलेक्शन कमीशन में लगा हुआ था, और दोबारा अब इलेक्शन कमीशन में चंद रोज़ के बाद इमरान खान साहब का मामला लगेगा। तो खान साहब जो हैं अब वो क्योंकि तेज़ी के साथ घिरते जा रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि अब प्रेशर दोबारा अपना डालकर चीज़ों को अपने हक में कर सकते हैं। इसलिए इमरान खान साहब जो है वो दोबारा वही लबो लहजा अख्तियार कर रहे हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नाम बता दूंगा। और फिर जब मुझे कुछ हुआ और जब वो वीडियो मंजर आम पर आएगी जो मैंने बनाकर रखी हुई है, तो फिर उन किरदारों को कौम नहीं छोड़ेगी। ये इमरान खान साहब जो है इस पर इन दिनों लगे हुए हैं। अच्छा, दूसरा मामला जो इमरान खान साहब का, तकरीर में ही उन्होंने तोशा खाना का जिक्र किया। तोशा खाना में इमरान खान साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की है। खान साहब ने उन्होंने वही तरीका अपनाया है तोशा खाना के मामले को लेकर जो वो फॉरेन फंडिंग केस में अख्तियार कर रहे थे। तोशा खाना में वो कह रहे हैं कि जी मेरा केस भी लगाएं, नवाज़ शरीफ का और आसिफ जरदारी का भी लगाएं, और तीनों का एक साथ सुने, फिर लग पता जाएगा कि किसने ज़्यादा वो चोरी की है। सवाल ये नहीं है किसने ज़्यादा की है या किसने कम की है, सवाल ये है कि कौन पकड़ा गया है। आसिफ जरदारी और नवाज़ शरीफ ने जो काम किया था वो कायदे के मुताबिक किया था। कायदा क्या था? बनाया हुआ था, ठीक था गलत था इस पर और बात है, लेकिन कानून के मुताबिक था। कानून ये था
कि जी एक कमेटी होती है, बैठती है, मेरा ख्याल काबीना डिवीजन की या इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की, वो बताती है कि जी ये मालियत जो तोहफ़ा आया है वज़ीर आज़म साहब को या तोशा खाना में तोहफ़ा पड़ा हुआ है, ये वज़ीर आज़म साहब या सदर साहब लेना चाह रहे हैं, तो इसकी मालियत कितनी होगी। उसकी मालियत का अंदाज़ा लगाया जाता है और उसकी मालियत का फिर एक परसेंटेज मुकर्रर किया जाता है, 10%, 20%, 25%, वो फिर अदा कर दिया जाता है और उसके बाद वो ले जाते हैं, लेकर अपने पास रखते हैं। इमरान खान साहब ने ये नहीं किया। इमरान खान साहब ने ये किया कि तोहफ़ा मिला, तोहफ़ा घर ले गए, अब बेच दिया, बेच देने के बाद फिर कहा कि जी इसकी मालियत कितनी थी, इसकी मालियत इतनी थी, अच्छा इतनी मालियत थी, फिर इतने पैसे, इतने परसेंटेज जो है वो मैंने ख़रीदी और ये पैसे मैंने रखवा दिए, यानी चीज़ तोशा खाना में गई नहीं। इमरान खान साहब ने के ऊपर तोशा खाना से चीज़ उठाने का इल्ज़ाम नहीं है, इमरान खान पर इल्ज़ाम है कि चीज़ चोरी की, चोरी करके फ़रोख्त की, फ़रोख्त करके उसके बाद जो एक परसेंटेज खुद तय की वो परसेंटेज जमा करवाई। उधर मामला डिफरेंट है। तो खुद इमरान खान साहब की पकड़ी गई है चोरी, उन्होंने की होगी, जो भी किया होगा कायदे के तहत किया, गलत किया था। मतलब आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ साहब के दौर में भी अगर एक करोड़ की चीज़ आप 20 लाख रुपए में ले गए हो तो ये गलत था। ज़ाहिर है कोई हिसाब किताब तो बेहतर होना चाहिए ना, तो वो गलत था। लेकिन इशू ये था कि उन्होंने जो आइन के और कानून के अंदर चीज़ थी उसके मुताबिक एक सेटलमेंट करवा कर चीज़ ले गए और फिर फ़रोख्त नहीं की। इमरान खान साहब ने माल बनाया, पैसे कमाए तोशा खाना से। जब यहाँ से पकड़े गए हैं तो अब कल कह रहे थे कि जी मेरा जो हिसाब किताब है ना वो बेशक करें, लेकिन मेरे साथ आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ के मुकदमात भी एक साथ चलाएं। फॉरेन फंडिंग केस में भी इमरान खान साहब जब उनका पकड़ा गया तो वो अपना चीखते रहे कि जी मुझे पीटीआई के अकेले सिर्फ फॉरेन फंडिंग का मामला ना चलाएं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जेयूआई का मामला भी चलाएं और एक साथ सुने। भाई स्क्रूटनी आपकी हो गई है, मुकदमा पहले आपके ऊपर आया था, तो पहले जो है वो आपका मामला चलेगा। इस मामले में तोशा खाना के मामले में आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के ऊपर तो मामला मुकदमा बहुत पुराना चल रहा है, वो तो उसमें नवाज शरीफ साहब तो उसमें मफरूर भी हैं, आसिफ जरदारी तो कई पेशियाँ भी भुगत चुके हुए हैं। आपको तो बज़ाते खुद अभी ज़ाती हैसियत में भी पेश ही नहीं हुए, तो आपको तो भी पेश होना है। आप पे तो अभी रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में है, उनका रेफरेंस तो नैब में चल रहा है। तो ये जो इमरान खान साहब के लाड है ना, ये लाड बेसिकली बता रहे हैं कि खान साहब के पास दिफा नहीं है कि ये मैंने गलत काम नहीं किया। एक होता है ना कि मैंने गलत नहीं किया, नहीं, वो कह रहे मैं चोर हूँ, ठीक है मैं हूँ, मैं पकड़ा गया हूँ, ठीक है मैं पकड़ा गया हूँ, लेकिन वो भी तो चोर थे। तो भाई वो भी तो चोर थे तो वो तो भुगत रहे हैं ना, उनके ऊपर तो मुकदमात हैं, वो तो जेलें भी काट के आ गए। आसिफ जरदारी साहब ने तकरीबन कोई 12 साल जेल काटी है आपके दौर की कैद मिलाकर। नवाज शरीफ साहब भी बड़ा अरसा जेल में रहे हैं, शहबाज शरीफ रहे, सारे रहे हैं। तो आप अब पकड़े गए हैं तो फिर आप ज़रा हिसाब किताब दें। तो अब कहानी जो कुल मिलाकर ये बनती है कि इमरान खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हो गई है टोटल ना। उसके पीछे रीज़न ये है कि IMF से पाकिस्तान के मामला ठीक हो गए, अब पाकिस्तान इस वक्त डूबा हुआ है अपना सैलाब में, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है पाकिस्तान की इस वक्त इमदाद भी कर रही है। आप देखें वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ अपना और बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर ख़ारजा और बाकी जो सिंध के वज़ीर आला वगैरह, ये सारे तेज़ी रोज़ाना की बुनियाद पर और मुकम्मल टाइम दे रहे हैं सैलाब की ज़दगान की इमदाद के लिए, मदद के लिए, और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी वो राब्ते में है। तो इस वक्त इमरान खान साहब जो चाह रहे हैं कि जी मुझे फ़ौरन इंतखाबात दो, वो इमरान खान साहब को मिलने नहीं है, इसीलिए कि मुल्क इस वक्त उस मुसीबत में है जिससे निकालने के लिए अब अगर कोई सोचे कि 6 महीने या साल के बाद इंतखाबात होंगे तो वो अपना गलत सोच रहे होंगे। लिहाजा इमरान खान साहब जो है वो अब अपने आप को कम अज़ कम नाअहली से बचाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट पर प्रेशर डाल रहे हैं। ये पता इमरान खान साहब को भी है कि अब वो इंतखाबात नहीं करवा सकते, इंतखाबात के लिए दबाव नहीं बढ़ा सकते, सिर्फ अपनी खाल बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अगर अपनी खाल बचा सकते हैं तो शायद बचा लें, लेकिन वो भी बचती नज़र नहीं आ रही। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।